नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का बड़ा बयान, आरक्षण की 50% की सीमा खत्म हो और निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण हो लागू। खबर में आगे जिक्र होगा कि 20 मई को भारत बंद कराएगा इंडिया। पटना में बैठक के बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर आरजेडी ने किया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि जेडीयू में होने वाला है कुछ बड़ा, नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बनाया सीक्रेट प्लान। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 15 मई को होगी अगली हियरिंग। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि बंगाल में मुर्शिदाबाद दौरे पर सीएम ममता बनर्जी, बोली जिले में हालात सामान्य। राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। आरक्षण की 50% की सीमा खत्म हो, निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण हो लागू, कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि जातिगत जनगणना के साथ ही ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आरक्षण की 50% की सीमा खत्म हो और निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू किया जाए। पार्टी के ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभागों के प्रमुखों ने भी ये कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के दबाव में सरकार जातिगत जनगणना के लिए तैयार हुई है। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जैन ने कहा कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री और अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, तब हमारे संविधान में 93वां संशोधन किया गया था और इसमें अनुच्छेद 15(5) के तहत दलितों, आदिवासियों और समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। उन्होंने कहा कि उस समय सरकारी शिक्षण संस्थाओं में यह आरक्षण लागू हो गया, लेकिन निजी संस्थाओं के लोग इसे अदालत में ले गए, जहां यह मामला आगे बढ़ता चला गया। जयहिंद ने दावा किया कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 20 मई को भारत बंद कराएगा इंडिया। पटना में बैठक के बाद मुख्यमंत्री चेहरे पर आरजेडी ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, पटना में महागठबंधन के दलों की तीसरी और बड़ी बैठक रविवार को हुई। पटना के दीघा रिसोर्ट में आयोजित इस बैठक में राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के नेता मौजूद रहे और इस बैठक में तेजस्वी यादव, कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राज समेत अन्य नेता शामिल हुए। सबने 20 मई को वाम दल के द्वारा आहूत बिहार बंद को समर्थन दिया है और इस बंद के जरिए महागठबंधन बिहार में एकजुट होने का सियासी संदेश भी देगा। बिहार चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की बैठकों का दौर जारी है। रविवार को पटना में महागठबंधन की बैठक हुई तो इसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल के तीनों पार्टी के नेता आदि मौजूद रहे। लेफ्ट के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने बैठक में 20 मई को भारत बंद का ऐलान किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ में इस बंद का निर्णय वाम दल ने लिया, जिसे अब महागठबंधन के अन्य दल भी समर्थन करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जेडीयू में होने वाला है कुछ बड़ा, नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बनाया सीक्रेट प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना स्थित सरकारी आवास एक आने मार्ग पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सूत्रों के अनुसार ये बैठक पार्टी संगठन को लेकर है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे और चुनाव अभियान की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार यह बैठक पार्टी संगठन को लेकर है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे और चुनाव अभियान की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, राज्य सरकार की मंत्री लेसी सिंह, मंत्री सुनील कुमार और एमएलसी खालिद अनवर बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 15 मई को होगी अगली हियरिंग। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टल गई। अब इस मामले में 15 मई को सुनवाई होगी। अब इस मामले में नई सीजेआई बीआर गवई की बेंच सुनवाई करेगी, क्योंकि मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेश पारित करने से पहले उचित सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी की बात सुननी होगी। पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमने जवाबी दलीलों पर गौर किया है। हाँ, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ मुद्दों पर सवाल उठाए गए हैं और याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां दर्ज की हैं। इन पर विचार किए जाने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुर्शिदाबाद दौरे पर सीएम ममता, बोली जिले में हालात सामान्य। राज्यपाल की रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में स्थिति स्थिर हो गई है। बनर्जी ने साथ ही कहा कि दंगों पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से गृह मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बनर्जी ने कहा कि उन्हें इसके साथ ही राज्य में अनुच्छेद 356 के संभावित क्रियान्वयन के बारे में राज्यपाल द्वारा उल्लेख किए जाने के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सोमवार दोपहर मुर्शिदाबाद के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हुई बनर्जी ने कहा कि वो पहले भी दौरा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने
स्थिति सामान्य होने तक इंतजार करना उचित समझा। मुर्शिदाबाद जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर सवार होने से पहले बनर्जी ने कहा कि मुझे बोस की गृह मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राज्यपाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी। मोदी से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग का दौर आज जारी है। पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक की और पीएम मोदी से मिलने के बाद डोभाल बाहर निकले। फिर इसके बाद गृह सचिव गोविंद मोहन सिंह पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीएम मोदी से मिलने पीएमओ पहुंचे हैं। पीएमओ में बैठकों के लगातार दौरे से जल्द ही कुछ बड़ा होने की अटकलें लगाई जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और साथ ही संभावना जताई जा रही है कि ये मुलाकात नए सीबीआई प्रमुख के चुनाव को लेकर भी हो सकती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। बीजेपी ने कहा गोवंश विरोधी गोबरनामा भाजपा सरकार का नया कारनामा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग की दीवारें अब गाय के गोबर से बने पेंट से रंगी दिखाई पड़ सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि सीएम योगी के इस फैसले पर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोबरनामा के जरिए तंज कसते हुए जोरदार हमला बोल दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदुवंशी अखिलेश यादव को गाय गोबर और गोवंश से नफरत है। वो मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के नाते गाय गंगा और गीता का अपमान करते हैं। सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें मुख्यमंत्री ने रविवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने गोबरनामा का बीजेपी सरकार का नया कारनामा बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव 2025, नीतीश कुमार के बयान से मची सियासी हलचल, क्या फिर मारेंगे पलटी? जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। चुनावी मौसम आते ही सियासी बयानबाजी तेज हो जाती है। गठबंधन बदलते हैं, दोस्ती दुश्मनी की ओर और दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। लेकिन इस बार हलचल का कारण वही पुराना चेहरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में उनके एक बयान ने पूरे राज्य में सियासी भूचाल ला दिया है। रविवार को पटना में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह के दौरान नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया था? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं हमेशा यहीं रहूँगा। मेरी पार्टी ने मुझे पहले भी कई बार इधर से उधर भेजा है, लेकिन ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। साफ तौर पर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो भाजपा के साथ अपने रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा को देखते हुए जनता और विपक्ष को उन पर आसानी से भरोसा नहीं हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को झटका, चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुआ ये बड़ा नेता। जी हाँ दोस्तों, 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस बीच राजनीति में अपना भविष्य देखने वाले नेता अपनी पसंद की पार्टियों में शामिल भी होने लगे हैं। जेडीयू के कोसी स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी संजय चौहान रविवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में रविवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर पार्टी के नेता रणविजय साहू, जयप्रकाश नारायण यादव, आलोक कुमार मेहता, बीमा भारती, भूदेव चौधरी, भाई अरुण कुमार, राजेश यादव आदि उपस्थित थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर अजीत पवार सीएम बनना चाहते हैं तो उन्हें एमवीए में वापस आना चाहिए। एनसीपी नेता को उद्धव गुट का खुला निमंत्रण। जी दोस्तों, शिवसेना नेता विनायक राउत ने कहा कि अगर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें महाविकास अघाड़ी में वापस लड़ जाना चाहिए। राउत ने जोर देकर कहा कि पवार सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। महायुति के सत्तारूढ़ गठबंधन में भाजपा, पवार की एनसीपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना शामिल है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, एसपी विपक्षी ब्लॉक एमवीए के घटक हैं। राउत ने कहा कि अजीत पवार जिस गठबंधन में हैं उसमें वो कभी सीएम नहीं बन सकते। अगर उन्हें सीएम बनना है तो उन्हें एमवीए में वापस आना चाहिए। सीएम बनने का सपना देखने के बजाय उन्हें ऐसी जगह आना चाहिए जहां उन्हें वो अवसर मिल सके। राउत वर्तमान में शिवसेना गुट के सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने पिछले 2 कार्यकालों में लोकसभा में महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी बोली बीएसएफ के जवान मिस्टर साहू को जल्द से जल्द लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रहने वाले बीएसएफ जवान
पूनम साहू गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच गए और वहां के रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। और इस पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी उनके परिवार के संपर्क में हैं और सरकार भी संपर्क में है और हम चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बहुत ही दुख की बात है कि वो मिस्टर साहू हैं, उनके परिवार के साथ हमारी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी संपर्क में हैं और हम सरकार से भी संपर्क में हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो जो है वो वापस आएँ। बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन के बीच साहू ने फिरोजपुर के पास अनजाने में बॉर्डर क्रॉस कर लिया। इसके करीब 5 दिन बाद बीएसएफ अधिकारियों ने हुगली के रिश्तरा में उनके परिवार से मुलाकात की और भरोसा दिया कि वो उनकी रिहाई के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं। बीएसएफ अधिकारियों के घर जाने के बाद ही परिवार को कुछ उम्मीदें जगी हैं। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। गठबंधन की तीसरी बैठक में भी सीएम का चेहरा तय नहीं, तमाम जिलों में होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन ने लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में तीसरी बार घटक दलों की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी के गठन के बाद तेजस्वी की अध्यक्षता में दूसरी बैठक थी और इस बैठक में गठबंधन के सभी 6 घटक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज महागठबंधन के होने वाली बैठक में घटक दलों के सभी विधायक, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ सभी जिलाध्यक्षों, संगठन के महासचिव और मोर्चा संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया है। इसमें महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व मौजूद हैं। सदाकत आश्रम में हुई महागठबंधन की दूसरी बैठक में खुद तेजस्वी यादव ने जानकारी दी थी कि 4 मई को होने वाली बैठक में गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बुलाई गई थी उसमें गठबंधन के सभी 6 घटक दलों के 2-2 सदस्यों के शामिल होने की बात कही गई थी और कुल 13 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर पार्टी के 2-2 सदस्य और तेजस्वी यादव इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। यानी आरजेडी की तरफ से 3 और अन्य 5 घटक दलों कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई, सीपीआईएम और वीआईपी के 2-2 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हुई थी। लेकिन 24 अप्रैल को हुई महागठबंधन की दूसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी में 21 नेताओं को शामिल करने पर सहमति बनी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ने हताशा में लिया जाति जनगणना पर यू टर्न, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के दबाव में उन्हें इस मुद्दे पर अचानक और हताशा भरा यू टर्न लेने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एकदम अचानक और हताशा भरे यू टर्न के पर्याप्त सबूत हैं। श्री रमेश ने कुछ सबूत गिनाते हुए कहा कि पिछले साल 28 अप्रैल को टीवी इंटरव्यू में श्री मोदी ने जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को अर्बन नक्सल करार दिया था। मोदी सरकार ने 20 जुलाई 2021 को संसद में कहा था कि सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य किसी जाति की गणना नहीं की जाएगी। देश की सर्वोच्च अदालत में 21 सितंबर 2021 को दाखिल हलफनामों में सरकार ने साफ कहा था कि जनगणना 2021 के दायरे से किसी भी अन्य जाति की जानकारी को बाहर रखना केंद्र का एक सचेत नीतिगत निर्णय है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, जाति जनगणना में कोई गड़बड़ी ना होने दे पीडीए परिवार, रहे सजग। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए और पीडीए परिवार सजग रहे जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि सही आंकड़े जनता के सामने आए। उन्होंने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी सरकार में अधिकारी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं और राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में प्रदेश में हुए विकास कार्यों की देश दुनिया में सराहना हो रही है। सपा सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम, आधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग, एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मिश्र पार्क और विश्व स्तरीय गोमती रिवर फ्रंट और मेट्रो रेल, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की गेहूं धान खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार, उद्योगपतियों से बीजेपी की मिली भगत, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि धान खरीद से पहले मूंगफली खरीद में भी बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है। किसानों को लाभ नहीं मिला और उनके लिए जो कीमत तय थी वो उन्हें नहीं मिली।
बिचौलियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेईमानी की। गेहूं की खरीद में भी ये सरकार बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से मिली हुई है। उस खरीद में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान अपना सामान खुले बाजार में बेचेगा तो उसे कीमत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन सरकार ने पाबंदी लगाई कि इससे ऊपर कोई भी आढ़ती या उद्योगपति खरीद नहीं सकता है। गेहूं की कीमत किसान को ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन सरकार किसान को कीमत नहीं देना चाहती। किसान के ऊपर लगातार संकट पैदा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी बोले, पाकिस्तान से बदला कैसे लिया जाए ये मोदी सरकार तय करे। वक्फ बिल पर भी दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, दरभंगा पहुंचे AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बार बिहार की चुनावी फिजा बदलने वाली है। उनकी पार्टी के लिए चुनावी माहौल बहुत अच्छा है। उन्होंने नए वक्फ कानून को मोदी सरकार से वापस लेने तक लड़ाई जारी रखने की बात कहते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारा धर्म है। ओवैसी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के सवाल पर कहा कि हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के सभी फैसले के साथ हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में भी यही तय हुआ था कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान पर आतंकी हमला करता है। पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी को भारत पूरी तरह मिटाने और ख़त्म करने का काम करे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। पटना में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला के कार्यक्रम से माजरा समझें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला सोमवार को एक दिन के दौरे पर पटना आ रहे हैं। पटना में वो स्थानीय प्रेस से चुनावी तैयारियों को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस घर घर पहुंच बनाने के लिए 10 तारीख से करेंगे कार्यक्रम। 5 विधानसभा क्षेत्र में होगी दलित पंचायत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन और पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक में लिए गए फैसले को पार्टी अब घर घर पहुंचने की तैयारी में जुट गई है और महानगर और नगर ग्रामीण इकाइयों ने 10 से 17 मई के बीच कई कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। इसको लेकर दोनों इकाइयों की शनिवार को पार्टी कार्यालय तिलक हॉल में बैठकें हुई। ग्रामीण इकाई अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बताया कि पार्टी ने 40 दिवसीय आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। इसमें 11 से 17 मई के बीच विधानसभा क्षेत्र में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जाएगा। जल्द ही बूथ से लेकर जिला कमेटियों का गठन होगा। पार्टी घर घर संपर्क अभियान भी चलाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। आमजन के लिए हेल्थ और लीगल कैंप लगाए जाएंगे और यहाँ पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा, नरेश चंद्र त्रिपाठी, देवी प्रसाद निषाद, बाबू राम सोनकर, उषा रानी कोरी, प्रतिभा अटल समेत कई सारे मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पहली बार अलग से बनाया चुनाव प्रबंध विभाग। हर विधानसभा में बनाए चुनाव प्रबंधन अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसे लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं और अलग अलग व्यक्तियों को दायित्व दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के करीब 3.5 साल पहले कांग्रेस ने पहली बार चुनाव प्रबंधन विभाग का अलग से गठन किया है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय काबले ने बताया कि इससे पहले चुनाव के समय चुनाव प्रबंधन कमेटी बनाई जाती थी। पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है और इस विभाग का प्रभार पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। प्रियंका गांधी ने रास्ते में रुकवाया अपना काफिला, सड़क हादसे में घायल लोगों को भेजा अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड के 3 दिवसीय यात्रा पर शनिवार रात केरल पहुंची। इस दौरान कोझिकोड एयरपोर्ट से कालपेट्टा जाते समय उन्होंने एक सड़क दुर्घटना को देखते हुए अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने घायलों की जांच करने और उन्हें प्राथमिक उपचार देने के लिए काफिले से एक डॉक्टर को बुलाया और उसके बाद उन्होंने अपने काफिले में मौजूद एम्बुलेंस टीम को निर्देश दिया कि वो घायल व्यक्तियों को नज़दीकी अस्पताल ले जाए। दुर्घटना तब हुई जब कोयलैंडी के मूल निवासी नौशाद और उनके परिवार की कार कोझिकोड जिले के एक पुज्जा में एक अन्य कार से टकरा गई। वीडियो में प्रियंका गांधी को घायलों से बात करते भी देखा जा सकता है और प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वायनाड दौरे पर पहुंची हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस पर बनी सहमति। चर्चा में बैठक में लगे बैनर की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में संयुक्त विपक्ष के महागठबंधन की एक बैठक पटना के आशियाना दीघा में शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं और बैठक में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, तीनों वाम दल के अलावा विकासशील पार्टी के जिलाध्यक्ष, महासचिव स्तर के अधिकारी भी बुलाए गए हैं। बैठक के लिए बने मंच के बैनर पर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तस्वीर है, जबकि अन्य दलों के चुनाव चिन्ह इसमें दर्शाए गए हैं। बैठक में तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई नेता मौजूद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने सिख दंगों पर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं लेता हूं जिम्मेदारी। 1980 के दशक में जो हुआ वो गलत था। जी हाँ दोस्तों,
अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अहम टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने यह बयान वाटसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में आयोजित एक सत्र के दौरान एक सिख युवक द्वारा पूछे गए तीखे सवालों के जवाब में दिया। सिख युवक ने राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा था। उसने कहा था कि जहां उन्होंने भाजपा राज में सिखों को कड़ा या पगड़ी पहनने से रोकने की आशंका जताई थी, वहीं कांग्रेस ने स्वयं 1984 में सिखों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया। युवक ने यह भी पूछा कि क्यों वे 1984 के दंगों में सज्जन कुमार जैसे नेताओं को बचाने में पार्टी की भूमिका की क्या वो जिम्मेदारी लेंगे। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश के विजय रथ को रोकने के लिए पटना में बनेगा महाप्लान, 5 महारथी संघ रणनीति बनाएंगे तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर विजय रथ पर सवार होना चाहते हैं। वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के विजय रथ को रोकने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 5 महारथी यानी 5 दल कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वाम दलों मिलकर रणनीति बनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर पटना में रविवार को महागठबंधन की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित है और सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, रणनीति और तालमेल पर विस्तृत चर्चा हो रही है।